प्लीज बी सीटेड, बैठिए। थैंक यू सर। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड में ये सब्जेक्ट रहा है। जी सर। हिस्ट्री में एक कैरेक्टर है, एक पर्सनैलिटी है जिसे एम्पायर बिल्डर कहा जाता है। हु इज नोन एज एम्पायर बिल्डर? सर चंद्रगुप्त मौर्य। मिडिवल पीरियड, एक हम आपको दे देते हैं क्लू। मध्यकालीन इतिहास में एक किंग को साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। वैसे तो बहुत से एम्पायर बिल्डर्स रहे हैं, लेकिन ये टाइटल एक ही को दिया जाता है। आई एम नॉट श्योर। चलिए मुगल पीरियड हम आपको बताते हैं। सर देन बाबर। बाबर। व्हाई ही इज सपोज्ड टू बी कॉल्ड एम्पायर बिल्डर? Sir, because he came from a totally different land and he was searching to make a ground for himself and start a new dynasty in India. So therefore he is called Empire. He wrote a wonderful book which is considered not only very important from the point of view of history but from the point of view of literature also. Yes sir. So it is called Tuzuke Babari, which he wrote in Turkish language, and in this book he described all his experiences that he had of his struggle period as well as whatever time he spent in India. So that is what is Tuzuke Babari. Kingship knows no kinship. किसके बारे में कहा गया है? किनसे किसने कहा है? Sir, I am not aware of the speaker. एक मध्यकालीन शासक था जिसने रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को अलग किया। जो आज 21st सेंचुरी में अच्छा माना जाता है कि धर्म और राजनीति पृथक पृथक होने चाहिए। दे शुड बी डिफरेंट, दे शुड बी अलग अलग वो हों, एक साथ मर्ज और मिक्स ना हो। Sir, there are many rulers even during the medieval period who followed this policy of separating religion from politics, but if you insist, I would say it is Jalaluddin Muhammad Akbar. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। He is one of them. Yes sir. नहीं, वो तो धार्मिक रूप से वो सहिष्णु थे, लेकिन ऐसा सल्तनत के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने की। Alauddin Khilji, he also did it. याद आ रहा है? Yes sir. आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। क्या कभी भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने उन्नत अवस्था में था प्राचीन भारत में? सर प्राचीन भारत एंशिएंट इंडियन टाइम्स में इंडियंस ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए थे और वो एक गोल्डन पीरियड भी माना जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए और जिन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया था। सर फॉर एग्जांपल इफ वी से आर्यभट्ट, देन वराहा मिहिर and that's what I remember. So Sushruta and Charak, they did in medical science. विद एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, प्रौद्योगिकी का किसी। सर आर्यभट्ट और वराहा मिहिर, दे वर्क, उन्होंने काम किया था एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, सॉरी। और सर चरक और सुश्रुत ने काम किया था मेडिकल फील्ड में, आयुर्वेदा को प्रमोट किया था। मेहरौली में एक लौह स्तंभ है दिल्ली में, वो गुप्ता पीरियड का है और तब से वहीं खड़ा है खुले आसमान में। टेम्परेचर, रेनबो, वापिस बारिश, इन तमाम परेशानियों को देखते सहते, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा। मेटलर्जी का क्या खूबसूरत उदाहरण है। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस सर। कौन सी धातु है जो जिसका उपयोग सबसे पहले इंसान ने सीखा, भारतीयों ने किया? सर चैल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर का उपयोग हुआ था सबसे पहले। सबसे पहले कॉपर का उपयोग हुआ, कॉपर खोजा गया। उसके बाद
सर उसके बाद सर अगर ब्रॉन्ज को देखा जाए वो मिक्सचर था कॉपर के साथ ही टिन और ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज, उसके बाद ब्रॉन्ज आया, लेकिन क्या ऐसी क्या बात है कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन टुक प्लेस फर्स्ट? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन पहले आई, लेकिन कॉपर सिविलाइजेशन, कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन बाद में आई। सर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और चैल्कोलिथिक पीरियड को वो सर वो उसके कंटेम्पररी ही रहा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया में कॉपर यूज़ होता रहा है, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन माना जाता है उसे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न मैंने पूछा था, उसका उद्देश्य इंडस वैली सिविलाइजेशन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो उस समय था, जो डेवलपमेंट था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, ऐसा माना जाता है 19वीं सेंचुरी 1860 के डिकेड में लंदन एंड पेरिस के ड्रेनेज सिस्टम से वो ड्रेनेज सिस्टम खूबसूरत था, एडवांस था, अच्छा था। यस। अच्छा, आपने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है? यस। मॉडर्न इंडिया में व्हाट इज इट? सर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इम्पोज किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल में आफ्टर 1864 का बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उसके बाद बेसिकली अंग्रेज़ों को कोई नया शासन अचानक से इम्पोज करने का मतलब उन्हें इम्पोज करना पड़ा, क्योंकि इसमें ऐसा था कि इकोनॉमिक जो भी ज़मींदारी राइट्स थे या वो इकोनॉमिकली कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने पास रखे, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी जिम्मेदारी भरा काम था वो वहाँ के रूलर्स को दे दिया था। सो सिंस रूलर्स दो थे, इस वजह से डुअल रूलिंग सिस्टम कहते हैं इसे। इसको बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहिए। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज वन ऑफ द वर्स्ट administrative system in the world, contemporary world, and it was abolished by Warren Hastings. Diwani and Nizamat, revenue and law and order. Revenue was taken by the English. बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो रेवेन्यू था वो इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी ऑफ फर्स्ट इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। किन युद्धों ने भारत की तकदीर बदल दी इन मॉडर्न हिस्ट्री में? अगर हम बात करें तो ऐसे 4 युद्धों के बारे में आप बताएंगे? सर पहला तो 1857 का बैटल ऑफ प्लासी, जिसने अंग्रेजों को पूरा हक दे दिया। 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। सर उसमें बंगाल सबसे रिच प्रोविंस होता था उस वक्त, और उस बैटल में अंग्रेज़ों को इंडिया के सबसे रिचेस्ट प्रोविंस पे अधिकार मिल गया, जिसमें उन्होंने बेसिकली डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम करके पूरा कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया। नहीं, प्लासी के बाद डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू नहीं कर पाए। सॉरी सर, यस बेसिकली बंगाल का उनका कमर्शियल रेवेन्यू उनके पास जाने लगा, जो कि एक बेस बना बाकी युद्धों के में जीत होने का बेसिकली। उसके बाद सर 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें मराठा एम्पायर को बुरी तरह से हार मिली, और फिर वो एक दिशा निर्देशक बना जहाँ से भारतीय इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। सर उसके बाद 1864 का बैटल ऑफ बक्सर बहुत इम्पोर्टेंट रहा, जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे 1764 यस सर, उससे एक तरह से पूरी तरीके से मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म होने का एक सिंबॉलिज्म था कि वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि शाह आलम II जो उस वक्त एम्परर थे, जो इंडिया के एम्परर के रूप में जाने जाते थे, उन्हें हराया गया था अंग्रेज़ों ने। 3 शक्तियाँ एक साथ थीं। यस सर। सर उसके बाद सर अब इतना ही याद आ रहा है। बैटल ऑफ वंडिवाश भी कह सकती हैं कि सबसे बड़ा राइवलरी जो था उनका खत्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ी राइवलरी जिनके साथ थी वो एलिमिनेट हो गए, उनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा इंडिया को टेक ओवर करने के लिए, है ना। पानीपत का थर्ड बैटल आपने कहा, ये बताएं पुष्पा, ये सारे युद्ध, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए? सर इसका जोग्राफिकल रीज़न एक तरह से देखा जा सकता है।
क्योंकि जो भी इन्वेडर्स आए मोस्टली नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया से आए थे, और वहाँ पे एक जोग्राफिकल अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड थी जिस पे एक बैटल फाइट किया जा सकता था। ये तो खैबर दर्रे से आते थे तो वो पेशावर वहाँ उनको मिलता था, फिर वहाँ से वो लाहौर मिलता था, लाहौर से फिर वो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये जगह होती थी। दिल्ली के आसपास बहुत सारी जगहें थी, सोनीपत इत्यादि वगैरह। पानीपत ही क्यों? सर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय राजाओं से ये गलती हुई कि वो दूर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि सप्लाई उन्हें अवेलेबल हो जाती थी अपने रीजनल सेंटर से, और वो पानीपत में उन्हें। यह आपका अनुमान है कि ये इस प्रश्न से आप अवेयर हैं, वाकिफ हैं? यस सर, मोस्ट ऑफ द राजा, जितने भी राजा थे उस वक्त उस एरिया में, जिनसे भी युद्ध हुए पानीपत के ग्राउंड पे, वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, और तो ये कारण था, इन्वेडर्स उधर से आ रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है वो हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में ये ट्रेस कहाँ होता है, कहाँ से शुरू होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट? सर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड 1930s में एम.एन. रॉय ने एक सजेस्ट किया था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि इंडियंस ही बनाएं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड शुरू की थी। कहीं पढ़ने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू हो जाती है। सर वो भारत को अगर एडमिनिस्टर करने के दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ से शुरुआत होती है 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यस सर। इंडिया की ट्रेड मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली से को किस चार्टर एक्ट के जरिए खत्म किया गया? सर पार्शली ख़त्म किया गया था चार्टर एक्ट 1813 से, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था 1833 में। चलिए बाहर आते हैं, एक दो करंट के क्वेश्चन पूछते हैं। आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ के आई हैं? यस सर। क्या घटना है आज की? सर आज बेसिकली सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही था कि श्रीलंका में प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। कितनी बार वो वहाँ प्रधानमंत्री रह चुके हैं? सर इससे पहले वो 6 बार पोस्ट होल्ड कर चुके हैं और ये 7वीं बार है। श्रीलंका के लोग खुश हैं इस घटना से? सर कुछ लोग खुश नहीं हैं जो कि अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पैलेस में, सॉरी सर उनके रेजिडेंस में, और वो चाहते हैं कि रानिल विक्रमसिंघे फिर से ये पोस्ट ना ग्रहण करें। एनीथिंग एल्स? सर इसके अलावा सर एक यूपी गवर्नमेंट के एक बेहद ख़ास मंत्री ने अपनी नाराज़गी जताई है कि उन्हें कास्टिज़म फेस करना पड़ रहा है और वो पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं या कर दिया? कर सकते हैं, किया नहीं अभी। किया नहीं अभी? अच्छा, आज की अखबार में तो हेडलाइन में है कि उन्होंने कर दिया रेजिग्नेशन, गवर्नर को भी दे दिया, गृह मंत्री के साथ साथ यहाँ के माननीय राज्यपाल को भी अपना इस्तीफा दे दिया। सर मैंने जो पढ़ा उसमें इतना ही था कि अभी वो सोच रहे हैं और कर सकते हैं पर किया नहीं है। अच्छा चल सर, एज यू सेड कि कर सकते हैं और किया नहीं है अभी। चलो इस पे कंट्रोवर्सी होगी। क्या नाम है उन नेता का? सर अभी नाम याद नहीं आ रहा है। अभी नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा, चलिए थोड़ा सा आपको रिलैक्स करते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ हैं मेडिटेशन, सन सैल्यूटेशन और रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक। लेटेस्ट कौन सी बुक पढ़ी थी आपने? सर सर नॉट एबल टू, सर बेसिकली अभी भगवद गीता डेली बेसिस पे पढ़ रही हूँ, सो वो एक सेल्फ हेल्प बुक है। भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता को एक लाइन में अगर आप सार में कहेंगी तो क्या क्या कहेंगी? सर भगवद गीता अपने आप में इतनी रिच है कि एक लाइन में समराइज़ करना उससे मुश्किल है, पर बेसिकली ये एक इंटरनल जर्नी पे फोकस करती है, इंसान की अपने एक पर्सनल अचीवमेंट पे जो ब्रह्म से कनेक्ट करती है एक सोल को, उस पे फोकस करती है। और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? सर मेडिटेशन। मेडिटेशन।
ओके। अच्छा, मीराबाई चानू को जानती हैं? यस सर। कौन है ये? सर अभी के रिसेंट ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। कितने केजी में? सर अभी नहीं याद है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर वो मणिपुर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, गोल्ड किसने जीता था? सर गोल्ड नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर हरियाणा स्टेट। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड किस में जीता था? सर throwing, it's basically. कोई इशू नहीं। अभी पूरे संसार ने एक डिजीज से सफ़र किया है, क्या नाम है उस डिजीज का? सर कोविड-19। कोविड-19 का ऑफिशियल नाम किसने रखा? मतलब ये कोविड-19 कैसे हो गया, किसने बताया इसका ऑफिशियल नेम किसने रखा? सर आई एम नॉट श्योर। ओके। कुछ और कोई हॉबीज आपकी? सर सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। सनसाइन के सूर्य नमस्कार करने के फायदे क्या हैं? सर सूर्य नमस्कार होलसम एक एक्सरसाइज है जो कि बॉडी को फिट करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। सिर्फ मैथोलॉजिकल में, अपनी मैथोलॉजी में सूर्य नमस्कार के क्या फायदे हैं? सूर्य नमस्कार को किस तरीके से गिना गया? ये तो आपने एक फिजिकल फिटनेस के लिए बता दिया कि फिजिकल फिटनेस के लिए सूर्य नमस्कार करने से हमारे बॉडी को बहुत फायदा मिलता है। अपनी मैथोलॉजी में सूर्य नमस्कार को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? सर माइथोलॉजी में सन को बेसिकली ऊर्जा प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण भगवानों में से मानते हैं, और इस वजह से वो सूर्य नमस्कार एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है। सिर्फ यही? सूर्य भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं इसलिए उनको नमस्कार करने से? यस सर। सो सन इज सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑन द प्लैनेट, सो ही बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड। ओके, राइट। So then Pushpa, you are pursuing for your and you are qualified your PCS examination. So how did your preparation for this examinations? I'm sorry sir. आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री आपने क्यों ऑप्ट किया? सर एक्चुअली उस वक्त लैक ऑफ गाइडेंस था जब मैं ग्रेजुएशन परस्यू करने जा रही थी, तो उस वक्त बस ये बहुत ज़्यादा माना सिविल सर्विसेज को परस्यू करने का, तो उस वक्त इस वजह से ले लिया था। बट उसके बाद पढ़ने में इंटरेस्ट आया तो वही एक आगे बढ़ाया फिर। उसके बाद में आपको लगा कि नहीं, हिस्ट्री के अलावा कुछ और हो सकता था? सर हो सकता था, बट एक्सप्लोर करना लगा, मतलब एक्सप्लोर नहीं किया फिर ज़्यादा, हिस्ट्री में ही इंटरेस्ट आ गया। हिस्ट्री में ही आपको इंटरेस्ट आ गया, ओके। मुश्किल से 15 मिनट समय वहाँ मिलता है। अब कुछ श्रीलंका का आपने नाम बताया कि अभी हाल की घटना है कि रनिल विक्रमसिंघे को वहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया गया। मुख्य कारण क्या थे जो आर्थिक संकट श्रीलंका में आया, उसका मुख्य कारण क्या था? कुछ ऐसे 2 कारणों को आप बस बताएं। सर 2 मेन कारण अगर देखा जाए तो वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। नहीं, आर्थिक संकट जो वहाँ पे शुरू हुआ उसके पीछे क्या कारण थे? सर श्रीलंका की इकॉनमी बेसिकली 2 चीज़ों पे निर्भर करती थी। एक वहाँ का एग्रीकल्चर था और दूसरा वहाँ का टूरिज़्म। सर एग्रीकल्चर में बेसिकली क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कम कर दिया और एक तरह से ख़त्म भी कर दिया, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा वहाँ के एग्रीकल्चर पे, प्रोडक्शन पे। और सर कोविड की वजह से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ का सिक्योरिटी towards their minorities and their view towards minority was very much compromised by their government. So okay. ठीक, क्या कारण थे कि वो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट कम कर रहे थे? सर बेसिकली वो लोग ऑर्गेनिक, बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व कम था और फिर इसके चलते वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की तरफ फोकस करने को बोला और उसका एक बैकफायर कर गया वो। भारत में भी हम लगातार ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ने की सरकार की बड़ी योजना है।
कोई स्कीम है क्या ऑर्गेनिक के संबंधित, ऑर्गेनिक उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित? सर परंपरागत कृषि योजना एक है जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन पे फोकस करती है। ओके, तो उत्पादन अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो हमारे यहाँ भी घट सकता है? जी सर। तो कुछ ऐसा क्या सरकार की स्कीम है या इससे निपटने के लिए सरकार ने कौन सी ऐसी उपायों को देखा है कि जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अचानक से ना गिरे? सर बेसिकली अनलाइक श्रीलंका, इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से इम्पोज नहीं कर रही है इस ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मेथड को। कुछ स्टेट्स में जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्किम आज पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे बेस करता है, और भी सारे ऑप्शंस बाकी एरियाज़ के लिए खुले हैं। तो ठीक है, मंकी पॉक्स चर्चा में है, क्या है? सर मंकी पॉक्स एक नया वायरस है जो कि इम्पैक्ट कर रहा है काफ़ी कंट्रीज़ में। इंडिया में अभी तक केरला में एक केस सामने आया है, और ये एक वायरस कॉज्ड एक डिजीज़ है जो कि माइल्ड है और सर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात अक्सर की जाती है, तो आप अगर पर्यावरण संरक्षण की तरफ आगे बढ़ें तो वो कौन से 2-3 रीजन होंगे, कारण होंगे जिसे आप एज ए प्रशासक आप उसे लाना चाहेंगे? सर कारण क्या उपाय जिसे आप पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप लागू करने का प्रयास करेंगे? सर सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है अभी तो एफॉरेस्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितने भी स्कीम्स और जितने भी प्रयास इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट के होंगे उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना एक उपाय होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीपल्स पार्टिसिपेशन के थ्रू इसमें इन्वॉल्व करना एक उपाय हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन लगातार इस पे सरकार भी जोर है, सब्सिडी भी है इसके उत्पादन पे, तो इससे किस तरीके से? सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक मेथड है टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट, और एक माध्यम है कि कम से कम कोयला और फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग हो, जैसे पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा व्हीकल्स में यूज़ होता है, उसका एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है ई व्हीकल। ओके, कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं इसके? सर दुष्परिणाम ऑफ कोर्स सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में क्योंकि ई व्हीकल्स को चार्ज करना एक चैलेंज होगा, वो अपने आप में पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चैलेंज है, दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी कोयला ही जलाना पड़ेगा। सो ओके, एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, ये शायद भारत का पहला एक्सप्रेसवे है, क्या नाम है इसका? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैंने देखा आपने द्वारका एक्सप्रेसवे। वर्चुअल रियलिटी जानते हैं आप? वर्चुअल रियलिटी, यस, क्या होता है? सर एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंशन है जिसमें रियलिटी से वर्चुअली एक नए वर्ल्ड का एंटर कराती है। ठीक है, हाँ, इसके साथ ही एक और शब्द आजकल आ रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना? वो पता है, आइडिया है कुछ उसके बारे में? यस सर, वो भी ऐसा ही वर्चुअल रियलिटीज़ का ही एक पार्ट है सर, ऑगमेंटेड। यस सर, इसका अगला कदम कह सकते हैं हम लोग। ठीक है।